वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे रूल ऑफ़ लॉ की कि रूल ऑफ़ लॉ जिसे कानून की हकमियत या कानून की हुक्मरानियत कहते हैं, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ रूल ऑफ़ लॉ, कि रूल ऑफ़ लॉ होता क्या है, इसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद अहम चीज़ एवी डाइसी के जो 3 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ज़रिए उन्होंने रूल ऑफ़ लॉ को डिस्क्राइब किया है, उसको हम देखेंगे। तो असल चीज़ यही है जिसमें हम एवी डाइसी के जो 3 प्रिंसिपल्स हैं रूल ऑफ़ लॉ के, उस चीज़ को देखेंगे। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और रूल ऑफ़ लॉ क्या होता है इसका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ रूल ऑफ़ लॉ, कि रूल ऑफ़ लॉ होता क्या है। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि रूल ऑफ़ लॉ मीन रूल ऑफ़ लॉ, यानी रूल ऑफ़ लॉ का क्या मतलब है कि लॉ का रूल है, ठीक है, लॉ की हुक्मरानी है। नॉट ऑफ इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स, ना ही किसी एक इंडिविजुअल की हुक्मरानी है और ना ही ज़्यादा की। यानी एक से मुराद हम ये ले सकते हैं कि माजी में जिस तरह बादशाहत होती थी तो एक बादशाह जो कहता था वही होता था, ठीक है। आज के दौर में डेमोक्रेटिक दौर है, तो जिस तरह लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर में आवाम के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बैठते हैं, ज़्यादा होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान की नेशनल असम्बली है तो उसमें 336 लेजिस्लेचर बैठते हैं। तो ना ही वो 336 हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं और ना ही अगर हम माजी की बात करें तो जिस तरह बादशाह होता था तो वो एक हुक्मरानी कर रहा होता था। तो ये दोनों चीज़ें अब नहीं है। अब क्या है, रूल ऑफ लॉ है, हम पे लॉ हुक्मरानी कर रहा है, ना कि इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स। इसी तरह सोसाइटी ऑपरेट्स अंडर अ लीगल फ्रेमवर्क। सोसाइटी कैसे ऑपरेट करती है, अंडर अ लीगल फ्रेमवर्क रादर देन आर्बिट्रेरी डिसीजंस बाय इंडिविजुअल लीडर्स और ऑफिशियल्स। तो चाहे कोई बंदा प्रेसिडेंट है, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है, चाहे जो मर्जी है, हमने उसके मुताबिक नहीं चलना। यानी वो कहे ये ला बना दो या वो कहे कि ये काम ऐसे कर दो। यानी जब आप बगैर किसी लीगल फ्रेमवर्क के कोई काम करते हैं तो उसको हम आर्बिट्रेरी बोलते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ कर लिया। तो जो सोसाइटी होती है वो इस तरह से ऑपरेट नहीं करती। सोसाइटी करती है लीगल फ्रेमवर्क के ज़रिए, कि जिसमें आप लॉस के ज़रिए, रेगुलेशंस के ज़रिए चीज़ों को आगे लेके बढ़ते हैं। तो ये भी एक रूल ऑफ लॉ का एस्पेक्ट है कि आप आर्बिट्रेरी अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि लॉस के तहत बढ़ेंगे। इसी तरह इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, तो ये सारी की सारी क्या हैं, अकाउंटेबल टू द लॉस को ये जवाब दें, ठीक है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझ पे लॉ अप्लाई नहीं होता। चाहे कोई इंडिविजुअल है, एक बंदा है, ज़्यादा बंदे हैं, इदारे हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो सारे के सारे लॉस को जवाब दें। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ लॉ, लॉ हम पे रूल कर रहा है, कोई बंदा या कोई ज़्यादा लोग हम पे हुक्मरानी नहीं कर रहे। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, ठीक है। ये बड़ी आसान सी चीज़ है, इसको हम आगे मज़ीद देखते हैं तो आपको और क्लियर होता है। तो आगे देखते हैं इसको। इसके बाद हम देखते हैं एवी डाइसी के 3 प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो इन्होंने एक किताब लिखी द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1885। तो इसमें इन्होंने 3 प्रिंसिपल्स दिए। अब वो क्या थे? सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। तो जिस तरह आपको पढ़ के समझ आ गया है कि जो लॉ है वो सुप्रीम है। अब इसमें क्या है कि आर्बिट्रेरी पनिशमेंट इज़ इलीगल। आर्बिट्रेरी पनिशमेंट से क्या मुराद है कि फ़र्ज़ करें कोई भी बंदा आपके पास आता है, पुलिस ऑफिशियल आता है या कोई भी बंदा आपके पास आता है और आपको बगैर बताए कि आपका जुर्म क्या है, आपको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, आपका ट्रायल किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद आपको पनिशमेंट दे दी जाती है। तो इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी, यानी आपको बताया नहीं गया कि आपका जुर्म क्या है। दूसरे लफ्ज़ों में आपका जो ट्रायल हुआ है वो इलीगल हुआ है, वो किसी लॉ के तहत, किसी रूल्स के तहत नहीं हुआ। तो इस तरह का जो काम है वो क्या है, इलीगल है। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जो ट्रायल हुआ है वो इलीगल हुआ, वो किसी लॉस के तहत, रूल्स के तहत नहीं हुआ। तो चूँकि सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ सुप्रीम है, लिहाजा जब तक आपका ट्रायल लॉस के मुताबिक नहीं होगा तो वो सारा का सारा प्रोसीजर इलीगल होगा। हाँ, अगर लॉस के तहत आपका ट्रायल हो रहा है और लॉज एंड रेगुलेशंस के ज़रिए आपको पनिशमेंट हो रही है तो वो ठीक है, फिर ठीक है, क्योंकि सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ है। इसी तरह इवन वाइड डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज़ आल्सो इलीगल। यानी कि जो हुकूमत होती है, जो लेजिस्लेटिव असम्बली होती है, उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो भी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ नहीं कर सकते। यानी वो भी अपनी मर्ज़ी से ये नहीं कह सकते कि ये कर दो या वो कर दो। जो पार्लियामेंट है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली हैं, वो भी लॉज और रेगुलेशंस के तहत चलेंगे, अपनी मर्ज़ी से नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ है। इसी तरह पनिश्ड फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, पनिश्ड फॉर नथिंग एल्स। कोई भी इंसान सिर्फ़ और सिर्फ लॉ को ब्रीच करने की वजह से पनिश किया जा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरी वजह नहीं है।
यानी कि कोई ये नहीं कह सकता कि इसने मुझे ये किया तो वो किया तो इसकी वजह से इसको सज़ा दे दो। हाँ, अगर उसने किसी लॉ की ख़िलाफ़ वर्जी की है, ठीक है, कोई लॉ बना हुआ है, उस लॉ की ख़िलाफ़ वर्जी करने से किसी को नुकसान हुआ है, तो फिर वो बंदा कह सकता है कि इस बंदे को सज़ा दी जाए। अदरवाइज़ वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि इस बंदे को सज़ा दी जाए। इसी तरह जो लॉ की सुप्रीमेसी है, इट्स सुप्रीमेसी प्रोटेक्ट्स द लाइफ, लिबर्टी एंड राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो ज़ाहिर सी बात है, जब लॉ सुप्रीम होगा तो सारी की सारी चीज़ें लॉस के तहत होंगी। तो जब चीज़ें लॉस के तहत होंगी तो आपकी जो लाइफ है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो लिबर्टी है, राइट्स हैं, वो सारे के सारे सेफ़ रहेंगे। कोई भी बंदा जो पावरफुल है वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए अपना इन्फ्लुएंस आप पर नहीं डाल सकेगा। ठीक है, तो लॉज की सुप्रीमेसी होने का ये फ़ायदा है। इसी तरह ट्रायल मस्ट बी हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट विद फ्री एक्सेस टू दी पब्लिक। तो अगर आपको किसी जुर्म में पकड़ लिया गया है तो आपका जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट में होना चाहिए, ना कि बंद कमरे में आपका ट्रायल हो और वहीं पे आपको सज़ा दे के बंद कर दिया जाए जेल में। तो आपका जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट में होना चाहिए, लॉस के तहत होना चाहिए, और ऐसी कोर्ट में होना चाहिए कि जहाँ पे फ्री एक्सेस ऑफ पब्लिक हो, कि लोग भी, आम लोग भी आ जा सकें और देख सकें कि इसमें क्या हो रहा है और किस तरीके से पनिश किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों से हमने ये सीखा कि अगर जो लॉ है वो सुप्रीम होगा तो हमारे बहुत सारे जो राइट्स हैं वो सेफ़ रहेंगे और हमारी जो लाइफ है वो ज़्यादा इजी रहेगी। तो इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर इसमें आता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी लॉ के सामने सब के सब बराबर हैं। अब पीछे जो हमने पढ़ा था वो था सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, यानी कि आपके साथ अच्छा होना, बुरा होना है, आपको सज़ा मिलनी है, नहीं मिलनी, जो कुछ भी आपके साथ होना है, तो अगर वो लॉस के तहत हो रहा है तो इसका मतलब है कि लॉ सुप्रीम है, लॉ सबसे ऊपर है, क्योंकि उसके मुताबिक आपको जज किया जा रहा है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि सारे के सारे लॉस के सामने बराबर हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसके दो मतलब हैं। सबसे पहले आता है कि ऑल मैन वेदर द ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट और प्राइवेट सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ ऑफ द लैंड। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि वेदर द ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट, चाहे वो स्टेट के ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, जज है, कोई जो मर्जी है, वो स्टेट के ऑफिशियल्स हैं, और प्राइवेट सिटीजन्स, या वो प्राइवेट सिटीजन्स हैं, यानी वो स्टेट ऑफिशियल्स नहीं हैं, वो आपकी तरह मेरी की तरह के आम बंदे हैं। तो आल मैन, जितने भी आदमी हैं, स्टेट के हैं, प्राइवेट सिटीजन हैं, लॉ के सामने वो बराबर हैं, सबका एक ही लॉ के तहत ट्रायल किया जाएगा। इसी तरह देयर इज़ वन काइंड ऑफ लॉ फॉर ऑल, तो सब के लिए एक ही तरह का लॉ है। ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी के लिए कोई और लॉ बना हुआ है, अमीर के लिए कोई और बना हुआ है, ठीक है, जबकि इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, या कम से कम प्रैक्टिकल फॉर्म में तो मिलती हैं जो हम जैसे कंट्रीज़ हैं। तो बहरहाल इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या हुआ कि चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई लेजिस्लेचर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ प्रोविजनल असम्बली है, जज है, पुलिस वाला है, चाहे वो आर्मी का ऑफिसर है, या वो आपकी तरह या मेरी तरह का कोई आम इंसान है, तो लॉस के सामने वो बराबर हैं। देयर इज़ वन काइंड ऑफ लॉ फॉर ऑल, सब के लिए एक ही लॉ है, ये नहीं है दो लॉज नहीं है, एक ही लॉ है सब के लिए। इसी तरह मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव कैन आल्सो बी ट्राइड, यानी चाहे कोई पार्लियामेंट का मेंबर है, प्रोविजनल असम्बली का मेंबर है, यानी कि आयरन साइज असम्बली का मेंबर है, और चाहे कोई एग्जेक्टिव है, चाहे कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट का मेंबर है, जिसका मर्जी मेंबर है, उन सबको भी पकड़ा जा सकता है और लॉज एंड रेगुलेशंस के मुताबिक उनका ट्रायल किया जा सकता है। अगर वो गलत करें तो उनको पनिशमेंट यानी कि उनको सज़ा दी जा सकती है। तो इसका मतलब होता है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि सब के लिए एक ही लॉ है, और चाहे कोई हुकूमत का नुमाइंदा है, चाहे कोई आम बंदा, प्राइवेट सिटीज़न है, सब के सब लॉज के सामने बराबर हैं और सबको सज़ा दी जा सकती है। तो इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी लॉ गारंटीज़ इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज़, कि जो ऑर्डिनरी लॉ है वो गारंटी कर रहा है इंडिविजुअल राइट्स को और लिबर्टीज़ को। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉज होते हैं वो इस बात का सोर्स नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हैं, बल्कि हमारे जो राइट्स हैं वो इस बात का सोर्स हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या रूल्स होंगे। अब जिस तरह ये लिखा हुआ है कि द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द रूल्स आर नॉट द सोर्सेज, रूल्स इस बात का सोर्स नहीं है, बट द कंसिक्वेंसेस ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो हमारे जो राइट्स हैं, ठीक है, वो इस बात का जो रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो हमारे राइट्स का कंसिक्वेंस है, उसका नतीजा है, एज डिफाइंड एंड एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स। तो इसमें बेसिकली बात ये हो रही है, ये जिस तरह नीचे भी मैं बात करूँगा कॉमन लॉ की भी, तो कॉमन लॉ कहते हैं ऐसा लॉ कि जो बरतानिया में जो कोर्ट्स हैं, चूँकि बरतानिया के अंदर कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ना ही हिस्ट्री में था और ना ही अब है, तो अदालत के अंदर जब भी कोई केस आता, कोई भी इंडिविजुअल लेकर आता,
तो जो जज होता था वो जो सिटीज़न के राइट्स हैं, ठीक है, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए वो फ़ैसला करता, और उस फैसले से जो प्रेसिडेंट सेट होता वो ऑटोमेटिकली एक लॉ बन जाता, ठीक है। फिर आने वाली जो कोर्ट्स होती है वो उसको मद्देनज़र रखते हैं जो पहले से प्रेसिडेंट सेट हुआ है, और इंडिविजुअल राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए वो मज़ीद उसका फ़ैसला करती जो भी नया केस सामने आता है। तो इस तरह एक कॉमन लॉ की ट्रेडिशन पैदा हुई। तो यहाँ से हम ये सीखते हैं कि जो लाज होते हैं, ठीक है, ख़ास तौर पे यहाँ पे बरतानिया की बात हो रही है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाज हैं वो इस बात का सोर्स नहीं है कि हमारे राइट्स के हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा है कि हर इंसान को हक़ है कि वो तालीम हासिल करे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट नहीं दे रहा, बल्कि हमारे जो राइट है कि हमें एजुकेशन हासिल करने का एक राइट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस बात का कंसेक्वेंस है। हमारे राइट्स सोर्स हैं लॉज का, लॉ सोर्स नहीं है हमारे राइट्स का, ठीक है। तो इस फ़र्क को आपने समझना है। इसी तरह द राइट्स ऑफ द प्राइवेट सिटीजन आर ड्राइव्ड फ्रॉम कॉमन लॉ, ठीक है, बट दे बिकम सो ओनली व्हेन द कोर्ट्स डिसाइडेड पार्टिकुलर केसेस ब्राउट बिफोर देम बाय द सिटीजन्स। तो जैसे जैसे सिटीजन कोर्ट्स में डिसीजन लेकर आते हैं, कोर्ट उसका फैसला करते राइट्स के, उसके इंडिविजुअल राइट्स के मुताबिक, और फिर वो लॉ का एक सोर्स बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह इन अदर कंट्रीज इंडिविजुअल राइट्स आर इम्प्रोवाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज बिल ऑफ राइट्स और फंडामेंटल राइट्स। तो जिस तरह पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं। इसी तरह अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लें तो उसमें भी जो बिल ऑफ राइट्स है उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस सारी बात का रूल ऑफ लॉ से क्या ताल्लुक़ है। तो इसका रूल ऑफ लॉ से ताल्लुक़ है, और ताल्लुक़ आता है यहाँ से कि जहाँ पे कोर्ट फैसला करती हैं। अब चूँकि बरतानिया के अंदर तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, तो जब भी कोई केस अदालत में आएगा तो जज क्या करेगा, उसने फ़ैसला तो करना है, तो लॉज तो है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, तो वो इंडिविजुअल राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, एक फ़ैसला करेगा, जिस तरह माजी में होता रहा और कॉमन लॉ इस तरह से डेवलप हुआ। तो एक कोर्ट में फ़ैसला आया, उन्होंने फ़ैसला केस आया, उन्होंने फ़ैसला किया, ठीक है, एक प्रेसिडेंट सेट हुआ, फिर बाद में दूसरी अदालत में दूसरा केस आया, फिर फ़ैसला हुआ। इसी तरह प्रेसिडेंट सेट होते होते एक कॉमन लॉ बन चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लॉज बने हैं ये हमारे राइट्स के लिए बने हैं, ठीक है। जो हमारे राइट्स हैं जुडिशरी या जजेस उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन है या चाहे वो अनरिटन रूल्स हैं, जो ऑर्डिनरी लॉ है वो गारंटी करता है इंडिविजुअल राइट्स को एंड लिबर्टीज़ को। अगर ये वाला लॉ ना हो तो हमारे जो राइट्स हैं, ठीक है, हमारी जो लिबर्टी है वो प्रोटेक्ट ना हो सके, क्योंकि कोई लॉ ही नहीं है, कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है, जज किसके मुताबिक फ़ैसला करे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं रूल ऑफ लॉ में, ठीक है। इसमें सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ऑर्डिनरी लॉ, गारंटी इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टी, ये 3 प्रिंसिपल इसमें आते हैं जो कि एवी डाइसी ने दिए, ठीक है। तो ये था बेसिकली रूल ऑफ लॉ। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के बाकी कॉन्सेप्ट्स, जिसमें पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज़, लिबरलिज्म क्या है, रियलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, फेमिनिज्म क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।